हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स 9.0। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि ईवीएस के सारे नोट्स होंगे। एंड ये सारे जो नोट्स हैं एंड पॉइंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास बिल्कुल भी आप मिस मत करना, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी टीचिंग रिलेटेड अपडेट हो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का अपना क्लास। तो ये आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अगर आपने ये सारा पॉइंट देख लिया देन आपको अलग से ईवीएस के लिए कोई भी क्लास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्लास है सभी के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड आगे भविष्य में देना चाहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि चूहों की देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। यानी चूहा देखता नहीं है बल्कि क्या करता है वो अपने सुगंध से, ठीक है ना, छूने से और टेस्ट से क्या करता है, मतलब उसके पास क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं, तो आपको कहाँ पर डालते हैं, नागपुर में जो लोग हैं वो दाल में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। क्या बोला है कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो अपना भावनाएं दिखाई जाती है उन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है, ठीक है ना। उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है ना। अगर पूछे कि कौन सा ऐसा पंछी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है तो वो है आपका उल्लू होता है, ठीक है ना। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करती है और गर्माहट भी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। अगर ऐसा पूछ दे कि पंछियों के जो पंख है उनके लिए क्या हेल्प करता है तो उड़ने में हेल्प करता है और उनके शरीर को गर्माहट देता है, ठीक है ना, कि ताकि कोई भी मौसम में वो सेफ रहे, ठीक है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है, ठीक है ना। ब्रेल लिपि में क्या किया जाता है कि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को क्या किया जाता है, उभरा जाता है, ठीक है ना, ताकि जो अंधे हैं वो उसको टच करके समझ सके वर्ड को, ठीक है ना। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगली के सहारे उसे पढ़ा जाता है, यानी स्पर्श करके उसको पढ़ा जाता है। किसमें, ब्रेल लिपि में, ठीक है ना। कैसा होता है अक्षर, मोटा और उभरा हुआ। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंख से देख नहीं सकते हैं, वह उन बिंदुओं के छू कर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। जो ब्रेल लिपि है ना वो लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, उनके नाम पर ही इस लिपि का नाम रखा गया था ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, ठीक है ना। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। देखिए लुइस ब्रेल जो थे ना वो क्या था कि उनके दुर्घटना में 3 साल के जब थे तभी उनकी आंख चली गई थी। तो वो क्या थे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि लुइस ब्रेल कैसा व्यक्ति थे तो वो अंधे व्यक्ति थे, ठीक है ना। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, ठीक है ना। उनके नाम पर ही ये नाम दिया गया था, ठीक है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है कि जो ब्रेल लिपि का स्क्रिप्ट है वो कितने बिंदु पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना।
अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। जब स्टार्टिंग था तो उस टाइम जो बर्तन बनता था वो पत्थर का बनता था एंड चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। ठीक है ना। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। श्रीनगर में प्रसिद्ध क्या है? कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक श्रीनगर में स्थित है। डल झील जो है ना वो कहाँ पे स्थित है? डल झील आपका श्रीनगर में स्थित है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। कहाँ पर? डल लेक में, यानी डल झील में क्या होता है? शिकारा नाम का एक नाव होता है। टूरिस्ट के लिए होता है क्या? शिकारा नाम की नाव होती है जो कि कहाँ चलता है? आपके डल झील में चलता है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? तो श्रीनगर में पाया जाता है। पंछी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाता है। क्या करता है? ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है ना। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। कहाँ पर है बज्जू नामक गांव? ये राजस्थान में स्थित है। मैप को समझाने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। किसके लिए? मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी होता है। रोज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। किसके? रीयूज वाटर, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। देखिए ये सारे जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हु फेन। हांगकांग में जो सांप खाया जाता है तो जो सांप का सूप होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो लिंग हु फेन नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। ठीक है ना। ये भी आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर में जो है सरसों तेल, किसके तेल? सरसों तेल किसको पकाया जाता है? तो मछली को पकाया जाता है। एंड गोवा में जो है नारियल के तेल से मछली को पकाया जाता है। तो आप याद रखना कश्मीर एंड गोवा। ठीक है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। ठीक है ना। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कैसी होती है? तो सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। अगर पूछ दे कि किस चिड़िया का चोंच गुलाबी रंग का होता है तो वो होता है आपका कबूतर। ठीक है ना। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग होता है। कहाँ पर? असम में। घर लकड़ी का घर कहाँ बनता है? तो असम में बनता है। यानी बांस का घर कहाँ बनता है? तो असम में बनता है। 10 से 12 फीट ऊपर कहाँ बनता है? तो असम में बनता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण ये है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है ना। इसलिए 10 से 12 फीट ऊपर हम लोग बनाते हैं बारिश से बचाव के लिए। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। कहाँ पर? मनाली में। किसके? तो पत्थर और लकड़ी दोनों का बनते हैं। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। कहाँ पर? मनाली में। क्या होता है? बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ता है। तो कौन सा ऐसा जगह है? तो वो मनाली है आपका। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। यानी बोल दे कि मिट्टी और झाड़ियों से घर कहाँ बनता है? तो वो आपका राजस्थान में बनता है। ठीक है ना। राजस्थान के लोग टैंक को टांका भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आया था कब? 2022 के एग्जाम में।
राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिसके बारिश के पानी इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है ना। ईवीएस के कुछ पेडागोगी का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं। कब? अगर उन्हें कुछ क्या किया जाए, कैटेगराइज करने को कहा जाए, यानी वर्गीकरण करने को कहा जाए, तो वो क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का स्किल सीख सकते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन जैसे हम बोल देंगे, जानवर वस्तु को मिक्स कर देंगे एंड बोलेंगे कि उसमें जानवर कौन है और वस्तु कौन है, तो वहाँ से वो क्लासिफिकेशन का स्किल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है आपका कि बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वो आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो वातावरण है उससे वो परिचित हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि बच्चों को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर देना चाहिए, ना कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताना चाहिए। यानी कहने का मतलब जब यहाँ पर अवसर देना आ जाए तो ये जो है ना सीटेट के लिए एंड बोले तो ईवीएस या फिर कोई भी पार्ट हो गया, अवसर देना यानी सबसे बढ़िया काम आपका माना जाता है। ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ड है, मोस्ट पॉजिटिव वर्ड आपका अवसर देना होता है। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी देना होता है। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ती है। ठीक है ना। उससे क्या करना चाहिए कि बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए वातावरण के साथ समझने के लिए। ठीक है ना। शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकता है, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकता है ताकि बच्चे ना आसानी से समझ सके। ठीक है ना। अगर हमारे साथ कोई रियल घटना हो रहा है, उस घटना को बच्चे के साथ शेयर करेंगे एंड वो भी उस टॉपिक में ऐड करेंगे तो वो बच्चा क्या होगा, उसको इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। यही बात आपका बोलना चाह रहा है पॉइंट। ठीक है ना। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है ना। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छी और प्रेरित कहानियाँ। ठीक है ना। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें, यानी क्रिएटिविटी मतलब कुछ चीज़ का रचना करने में उसको क्या करें, हम प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को अवसर प्रोवाइड करेंगे, यानी कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर खुद से निर्णय लेने का डेवलप होगा। किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषय पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। यानी देखिए साफ तौर पे जो ईवीएस में बोला गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए या हर चीज़ से उसको क्या किया जाए, परिचित कराया जाए। ठीक है ना। बच्चों को पेड़ से दोस्ती कराना सिखाया, उनका ध्यान कैसे करना है और ये बताएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। ठीक है ना। बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। यानी कहने का मतलब हो गया कि बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक, रीजनल्स जो है एंड सॉन्ग है एंड आपका डांस है, इसके विषय पे क्या दें, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है ना। ताकि भविष्य में जो आपका सांस्कृतिक है वो सेफ रह सके। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्स के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। जो आपका अंतिम पॉइंट है आज का कि बच्चों को उनके अनुभव से जोड़कर चीज़ों को समझाएं, बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका प्रोवाइड
करे, अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करे, ताकि खुद से सोच सके, खुद से अपना निर्णय ले सके एंड पर्यावरण के प्रति अपनी जो है जागरूकता को बनाए रखें। ठीक है, तो ये सारे जो थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए एंड आपका हेल्प किया जाए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा एंड अगर दिल से पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।